अफ्रीका के कुछ ममालिक में आजकल एक सख्त हलचल मची हुई है। अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो बहुत से ममालिक में मार्शल लॉज लग रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मार्शल लॉज इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए अच्छे हैं या बुरे, इनके जनरल्स की क्या थिंकिंग है। आज हम वेस्टर्न अफ्रीका में मची हुई हलचल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में फ्रांस और रशिया कैसे आते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जुलाई के महीने में नाइजर एक कंट्री है अफ्रीका का, वहां पर लग गया मार्शल लॉ। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ में इसके लीबिया है, चैड इसके ईस्ट में है, नाइजेरिया इसके साउथ में है, बर्किना फासो इसके साउथ वेस्ट में है, माली इसके वेस्ट में है और अल्जीरिया नॉर्थ वेस्ट में है। अब इन ममालिक में से आपने कुछ को जहन नशीन कर लेना है। ये नाइजर के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो आसपास हैं, स्पेशली बर्किना फासो और माली को और नाइजेरिया को भी। अब यहाँ पर हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नाइजर और नाइजेरिया दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। नाइजर के हालात बहुत ख़राब हैं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। नाइजेरिया जो इसका हमसाया है उसके हालात कदरे बेहतर हैं और उनके वेस्ट से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो नाइजेरिया इस वक्त एक उनके पास थोड़े रिसोर्सेज भी डाइवर्स किस्म के हैं, वहाँ पर थोड़ी ज़रात वगैरह भी है, लेकिन नाइजर के हालात बहुत बुरे हैं और ये है भी एक लैंड लॉक कंट्री जहाँ पर अभी ये मार्शल लॉ लगा है। अब नाइजर में जनरल्स के एक ग्रुप ने कू लगाया है। उनमें से जो इसके सरबराह बने हैं वो हैं जनरल अब्दुल रहमान थियानी। उनका ये मौकफ है कि उन्होंने प्रेसिडेंट बाजूम का तख्ता इसलिए उल्टा है कि बाजूम ने अपने दौर में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था और बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया हुआ है कंट्री को। और साथ ही उनका मौकफ ये भी है कि दहशत गर्दी से भी निपटने में ये नाकाम रहे हैं। और साथ ही ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि जो बाजूम है, जिस प्रेसिडेंट को हटाया गया, वो वेस्टर्न पपेट है। इनसे इकॉनमी नहीं संभल रही और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक मैदान में इन्होंने मुल्क के परखचे उड़ा दिए हैं, इसलिए ये टेक ओवर जायज़ है। ये उनके जनरल्स का नैरेटिव है। तो बाजूम की अगर बात करें तो कदरे बेहतर हालात थे इनके वेस्टर्न पावर्स के साथ। अब वेस्टर्न पावर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क कौन है जिसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख रहा है हिस्टोरिकली? उस कंट्री का नाम है फ्रांस और फिर बाद में ब्रिटेन और बाद में फिर अमेरिका आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ की जो पॉलिटिक्स में और जो डायनामिक्स में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है उसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ इनके कदरे बेहतर ताल्लुकात थे। अब इस डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ है? इस मार्शल लॉ के बाद नाइजर का जो फॉर्मर कॉलोनियल रूलर है फ्रांस, उसने इनके साथ सारे जो एग्रीमेंट हैं, सारे मुआहदे वो मुअत्तल कर दिए हैं। फ्रांस को देखा देखी यूरोपीय यूनियन ने भी इनके साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब ख़त्म कर दिया है। इस पर वेस्ट ने सैंक्शन आयद कर दिए हैं और मुतालबा किया है कि बाजूम को जल्द से जल्द रीइंस्टेट किया जाए, ये मार्शल लॉ ख़त्म करके वापस उसको प्रेसिडेंट लगाया जाए। ये वेस्ट कह रहा है। ये वेस्ट नाइजर की जो कू गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उससे मुतालबा कर रहा है कि ये ख़त्म करो इस मार्शल लॉ को और प्रेसिडेंट को बहाल करो। नाइजर को दी जाने वाली सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एड सबको मुअत्तल कर दिया गया है और एक दबाव डाला जा रहा है। अगर अमेरिका बहादुर की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी अग्रेसिवली इसको कंडेम किया है। यानी अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो जिन्होंने कू लगाया, जिन जनरल्स ने, उन पर वेस्ट का दस्ते शफकत नहीं है, बल्कि उस पर है जिसका तख्ता उल्टा गया है। अब उसके बाद एक और डेवलपमेंट क्या हुई कि वेस्टर्न अफ्रीका के जो सारे मुल्क हैं बहुत तरक्की पजीर, इन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई हुई है वेस्ट की मदद से। उसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये 15 नेशंस का इत्तेहाद है जिसको इकोवैस भी कहते हैं अगर इसको शॉर्ट करें, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। तो ये एक रीजनल ब्लॉक है जिसका हेड कहां पर है? नाइजेरिया में। और नाइजेरिया जैसे मैंने पहले बताया उनके वेस्ट से काफ़ी बेहतर ताल्लुकात हैं, इसलिए उनका इकोवैस का जो हेड ऑफिस है वो नाइजेरिया में है। तो नाइजेरिया भी इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इस मामले को सुलझाया जाए और बाजूम को वापस प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि नाइजेरिया किसके साथ? नाइजेरिया के अच्छे ताल्लुकात हैं वेस्टर्न पावर्स के साथ, यूके और फ्रांस के साथ। तो नाइजेरिया इस वक्त वही बात कर रहा है जो वेस्ट कर रहा है और इस इकोनॉमिक इत्तेहाद का दफ्तर भी नाइजेरिया में है। तो अब इन्होंने नाइजर को धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं
कि अगर आपने कुछ इसको बहाल ना किया तो हम मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स हैं, ये एक इत्तेहाद है, इनके पास एक फोर्स भी है, तो वो ये इन्होंने धमकी लगाई है कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो इकोवैस है, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज का इकोनॉमिक इत्तेहाद है, नाइजीरिया की सरपरस्ती में यूनाइटेड नेशंस, यूएस, फ्रांस, ये मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन, के एक विजिट किया जाए नाइजर का, कि नाइजर में उसको रीइंस्टेट किया जाए, बाजूम को, मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात की जाए। लेकिन मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी एग्रेसिव हो रही है, वो कह रही है निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने एयर स्पेस भी बंद कर दिया, उन्होंने कहा हमने किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, दफा हो जाओ यहाँ से। वो फुल तपे में इनके जो जनरल्स हैं। तो जितना भी ये वेस्टर्न प्रेशर आ रहा है उसको टोटली डिफाई कर रहे हैं इस वक्त ये, और नाइजीरिया भी इनको समझाने की कोशिश कर रहा है। जो नाइजीरिया है वो नाइजर को समझा रहा है कि ज़रा हालात सही कर लो, जो आका हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो मिलिट्री जनता है वो बिल्कुल ही तपी बैठी है। अब ये भी हमने देखा कि इस कू के बाद, मार्शल लॉ के बाद, नाइजर में बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट प्रोटेस्ट भी हुए। फ्रांस की जो एम्बेसी है उसको जलाने की भी कोशिश की गई, और वहाँ पर ये नारे हमने देखे कि फ्रांस मुर्दाबाद, और रूस के हक में नारे लगाए गए। ये बहुत एक शॉकिंग डेवलपमेंट थी। ये हम आपको आगे जाके बताएंगे कि रूस के हक में ये सेंटिमेंट क्यों आ रहा है और फ्रांस के अगेंस्ट ये सेंटिमेंट क्यों जा रहा है। अब यहां पर यह सोचने वाली बात है कि इन्होंने वेस्टर्न दबाव को किस तरह हैंडल किया हुआ है। यहां पर आते हैं दो मजीद छोटे मुल्क, नाइजर के हमसाए, जिनको हमने पहले डिस्कस किया था। हमने कहा था आपने जहन में रखना है, एक का नाम है माली और एक का नाम है बर्किना फासो। बर्किना फासो कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस अफ्रीकन स्टेट का, बट यहाँ पर एक इनकलाब आ रहा है। 34 साल का यहाँ पर एक कैप्टन प्रेसिडेंट है जिसका आर्मी में रैंक सिर्फ कप्तान के बराबर है, और वो उसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, और उसने फुल अग्रेसिव स्पीच की है, और उसने कहा कि अब वेस्टर्न कुव्वतों का टाइम ख़त्म के वो हमें डिक्टेट करें, कि वो हमारी पॉलिसीज़ पर असरअंदाज हो। उन्होंने कह दिया इनफ इज़ इनफ। 34 साल का इब्राहिम ट्रैओरे इनका नाम है, और ये फुली इस वक्त फ्रांस को निकालने के चक्करों में है। और इन्होंने इस साल के स्टार्ट से ही फ्रांस को पैगाम दे दिया था कि आपके जितने भी ट्रूप्स हैं हमारे मुल्क में उनको बाहर निकालो। इसके अलावा माली ने भी यही किया था, और अब पीछे दो नेबर्स की इनको सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, मॉरल के साथ साथ फिजिकल, मतलब हर तरह की सपोर्ट है। तो इसलिए नाइजर को भी थोड़ा सा हौसला मिला है कि मेरे हमसाये मेरे साथ खड़े हैं। और ये इब्राहिम ट्रैओरे जो बर्किना फासो के प्रेसिडेंट हैं, और माली के जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि अगर नाइजर के खिलाफ कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हुई ये वेस्टर्न पपेट्स की जानिब से, तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इन पर बदले में सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगती जा रही हैं। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि वेस्टर्न प्रेशर के सामने ये खड़े हो गए हैं। इवन इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये डेक्लेरेशन ऑफ वॉर होगी अगर किसी ने मिलिट्री इंटरवेंशन की नाइजर में। अपने हमसाये के लिए ये कह रहे हैं। यानी आप देख लें, नाइजर के साथ खड़े हो गए हैं माली और बर्किना फासो, और एक और मुल्क गिनी, उन्होंने भी इनकी सपोर्ट का ऐलान किया। तो ये 4-5 कंट्रीज़ इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं वेस्टर्न प्रेशर के अगेंस्ट। ये आप कह लें एक इनकलाब से कम बात नहीं है। अब ये क्यों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो ये 14 रियासतें थीं ये वेस्टर्न अफ्रीका की, जहाँ पर फ्रांस का राज था। जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर ने अपने पर फैलाए हुए थे पूरी दुनिया में, और बाद में फिर अमेरिका ने वही हरकत की। तो फ्रांस की कॉलोनियल स्टेट्स थी, मतलब फ्रांस का कब्जा था इन पर एक बहुत लंबे अरसे तक। लेकिन फ्रांस जाते जाते भी जब इसने कॉलोनियल रूल अपना ख़त्म किया, कुछ ऐसी ये इकोनॉमिक बाउंडिंग में इनको फंसा गया कि ये आज तक उसमें फंसे हुए हैं। ऐसे फाइनेंशियल चक्रों में इनको फंसा गया है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक करेंसी निकाली और उसमें ये डिसाइड किया कि जितने फ्रांस के जितने भी इन कंट्रीज़ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इन 14 कंट्रीज़ के, ये आधे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रांस के सेंट्रल बैंक में जमा करवाएंगे। और इसको हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था रिजवान के साथ। तो ये इन मुल्कों की बड़ी बदकिस्मती रही है कि इन मुल्कों के जो वसाइल हैं, इन मुल्कों का जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इनकी बेस पर फ्रांस अमीर होता गया है। और आप देखें फ्रांस में, मतलब यही राज होता है ये जो खुशहाल ममालिक होते हैं कि इन्होंने छोटे मुल्कों की एक्सप्लॉयटेशन की होती है, तब जाके
ये इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को भी मज़ा कराते हैं। ब्रिटिश एम्पायर का आपको पता है इन्होंने कितने मुल्कों पर राज किया था, उनके वसाइल को लूटा था, और फ्रांस ने अफ्रीका के कई ममालिक के जो वसाइल हैं उन पर राज किया है। और इसके अलावा ये जो ममालिक हैं ये कुदरती वसाइल से भी माला माल है, मतलब यहाँ पर सोना निकलता है माली में बहुत ज़्यादा। तो नाइजर की बात करें तो यहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा निकलता है, और फ्रांस में यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं, और फ्रांस में बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर के थ्रू पैदा होती है, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। तो उसके लिए सारी यूरेनियम वो कहाँ से लाते हैं? नाइजर से और इस तरह के ममालिक से, सोना और फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इस चीज़ को इब्राहिम ट्रोरे जैसे जो यंग डायनामिक लीडर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको हमने अब ख़त्म करना है, इस चीज़ को, फ्रांस से डिपेंडेंस अपनी टोटल ख़त्म करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज हम देख रहे हैं, और इन्होंने क्लियर कह दिया कि अब फ्रांस का सिक्का नहीं चलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली ऐसा फंसाया हुआ था कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी वो फ्रांस पर डिपेंडेंट थे, और उस डिपेंडेंसी को अब ख़त्म किया जा रहा है। और फिर ऐसी भी हरकतें हुई हैं जो टिपिकल वर्ल्ड पावर्स करती हैं कि जिन जिन इन ममालिक के लीडर्स ने ये कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश की, उसको या तो मरवा दिया गया, या रास्ते से हटवा दिया गया, या रिजीम चेंज करवा दिया गया। ऐसे भी बहुत से वाक़यात हुए हैं, उसको हम फिर किसी और वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इब्राहिम ट्रोरे का कहना है कि वी हैव बीन रिसीविंग फ्रेंच एड फॉर 63 years, येट आवर कंट्री हैज़ नॉट डेवलप्ड, सो कटिंग इट ऑफ फ्रॉम अस नाउ विल नॉट किल अस, रादर इट विल मोटिवेट अस टू वर्क एंड रिलाई ऑन आवरसेल्व्स। यानी ये बयान उन्होंने सैंक्शंस के बाद दिया। उन्होंने कहा पहले भी तो हमें एड मिल रही थी, पहले क्या हमने कोई तरक्की थोड़ी की। उन्होंने कहा ठीक है, ये हम पे सैंक्शंस लगाएं, हम खुद मेहनत करके ग्रो करेंगे। ये काम आसान तो नहीं है जब आप पर इतना ज़्यादा मगरबी दबाव हो। देखते हैं ये इसमें कितना कामयाब होते हैं। अब यहाँ पर रूस आता है इक्वेशन में। ये सारे ममालिक इंटरेस्टिंगली रूस के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं, और यहाँ पर एक और डायनामिक ये भी चल रही है कि इन बहुत से ममालिक में फ्रेंच ट्रूप्स थे और ब्रिटिश ट्रूप्स भी थे, अमेरिकन ट्रूप्स भी थे। सबसे ज़्यादा प्रेजेंस फ्रेंच ट्रूप्स की थी। ये किसी ना किसी बहाने ये मौजूद थे दहशतगर्दी को ख़त्म करने के बहाने से। तो यहाँ पर इन मुल्कों ने अब मदद लेनी शुरू कर दी है। ये माली, बर्किना फासो और नाइजर वगैरह ने रशिया का जो वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप आपको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पुतिन का ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है, एक स्पेशल इनका एक मर्सनरीज का ग्रुप है जो कि रशिया के दुश्मन इलाकों में घुसता है और तबाही फेर देता है। तो रशिया इस प्रॉक्सी को अफ्रीका में भी यूज़ करता है जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ती है, लीबिया में। और अब ये कंट्रीज़ चाह रहे हैं कि ये वैगनर ग्रुप के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए, और यहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर जो दाइश और वैगनर ग्रुप है वो भी आमने सामने आए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रेंच ट्रूप्स इस बहाने से वहाँ पर मौजूद हैं कि दहशतगर्दी को हमने रोकना है, लेकिन अब ये कंट्रीज़ कह रहे हैं, ये माली वगैरह, नाइजर वगैरह और बर्किना फासो, के अब हमने फ्रेंच ट्रूप्स को एक्सपेल करना है अपने कंट्री से, टोटल इनको निकाल बाहर करना है, और अगर कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना भी है तो वो रूस के साथ करना है। तो पिछले दिनों रूस ने एक बहुत ज़बरदस्त समिट अरेंज करवाई मॉस्को में, जहाँ पर ये सारे लीडर्स इनको दावत दी, और रूस ने वहाँ पर ऐलान किया कि मैं फ्री आपको गंदम दूंगा, फ्री जो ग्रेन है और इस तरह की जो ज़रूरत की अशिया है वो मैं फ्री आपको दूंगा। तो रूस यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है। और नाइजर में कू के बाद हमने देखा कि किस तरह लोगों ने रूस के हक में नारेबाजी की और फ्रांस की जो एम्बेसी है उसको जलाने की कोशिश की। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इन मुल्कों में अब आग की तरह फैल रहा है। तेज़ी से फ्रांस के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिजिटल दौर है जब लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में। पहले जो पुराने जो हमारे जो जनरेशन्स थी वो नहीं समझती थी कि हम पे कौन लोग रूल कर रहे हैं, उनको एंड पे जाके समझ लगती थी सारी ज़िंदगी गुजार के। अब यंग लोगों को इंटरनेट की वजह से, डिफरेंट मीडिया कम्युनिकेशन की वजह से समझ लग जाती है क्या हकीकतें हैं, कि किस तरह उनकी इकॉनमी डिपेंडेंट थी फ्रांस की इकॉनमी पर, किस तरह वो अपने आधे रिसोर्सेज फ्रांस को दे रहे थे। तो वो अब अकल आ गई है। तो एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और इनके जो जनरल्स हैं इन ममालिक के, ये रूस के साथ एक नई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने को तैयार है, और रूस भी बहुत खुश है इस डेवलपमेंट से कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और इस हवाले से वैगनर ग्रुप और इन कंट्रीज़ के जो मिलिट्री हेड्स हैं उनके दरमियान निगोसिएशंस चल रही हैं।
तो यहाँ पर क्लियरली रूस और फ्रांस का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एक कंपटीशन पैदा हो रहा है कि किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कि फ्रांस जिसका मतलब सालों से, कई दिहाइयों से, कई 100 सालों से इनका एक इन्फ्लुएंस था अफ्रीका पर, वो अब ख़त्म हो रहा है और रूस अब एंटर होने को तैयार है। तो ये डेफिनेटली वेस्टर्न पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जो फ्रेंच ट्रूप्स को एक्सपेल कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस को भी वो ज़्यादा वेलकम नहीं कर रहे, और वो वेलकम किसको कर रहे हैं, रशियन जो ग्रुप्स हैं, वैगनर ग्रुप, उनको। और पुतिन से मुलाकातें हो रही हैं, मॉस्को में समिट हो रही है और मॉस्को इनकी हेल्प करने को तैयार है, इनका फूड क्राइसिस में इनकी मदद करने को तैयार है। तो ऑब्वियसली ये इसको फिर वेलकम कर रहे हैं। लॉन्ग लिव रशिया और डाउन विद फ्रांस के नारे लग रहे हैं। अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को वो लेकर चलना चाहते हैं। तो ये हम सारी दुनिया में देख रहे हैं कि इस वक्त जो वेस्टर्न हेजीमनी है उसको चैलेंज किया जा रहा है। मतलब जो पुराने मेथड्स और पुरानी जो इंजीनियरिंग थी, काफ़ी गवर्नमेंट्स और काफ़ी लीडर्स उससे तंग आ चुके हैं और वो कह रहे हैं नहीं, अब हमने पॉलिसीज़ खुद बनानी है। ये आप एशिया से देख लें, ये वेव एशिया से शुरू हुई भी है और अब देखें अफ्रीका तक ये वेव पहुंच गई है। अमरीकियों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भांप रहे हैं कि अफ्रीका चला गया हमारे हाथ से, यानी अफ्रीका। और अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपकी मेजर बैटरी की जो कमोडिटीज़ है ना, जिसमें कोबाल्ट आ जाता है। कोबाल्ट बहुत ज़रूरी मेटल है फॉर मेकिंग लिथियम आयन बैटरीज। उसके लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर है। लिथियम भी है, ठीक है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा। भी एक लिथियम के अलावा सोडियम को भी इस वक्त किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है टू मेक बैटरीज। लेकिन फ्रांस को ख़तरा क्या है? फ्रांस को ख़तरा उसकी जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ थी अफ्रीका के अंदर, वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका, जो कि आज भी कॉलोनियल फ्रैंक इस्तेमाल करती हैं, CFA। और हाल ये है कि सिंस 1945 उन मुल्कों को अपनी करेंसी, अपने रुपया छापने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ फिर भी बेहतर थे इस मामले में कि हमें अपना रुपया तो छापने दिया उन्होंने। बाकी तो बेशक ठीक है, लोकल वाइसराइज तो उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन रुपया तो हमें छापने दिया। लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं, लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं जिनको अपने गोरे आका बड़े याद आते हैं, नकल करते रहते हैं। लेकिन मसला ये नकल शर्म आती नहीं, हमारी गलियों से निकलते हैं और वो उनकी नकल करनी है जाते हैं। और ये बात है कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो मुसीबत ये नकल हो जाती है, अकल नहीं है। नकल करने का शौक है अकल के बगैर। तो वो फिर जो हुआ है वो हमारे सामने है। वो फिर कबाड़ा निकलना ही था। कबाड़ा निकल गया, कबाड़ा तो निकल गया मुल्क का। ये तो अभी मुल्क जिस तरह चल रहा है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो हम कभी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जो 14 जो आपकी टेरिटरीज हैं फ्रांस की, कॉलोनीज, फॉर्मर कॉलोनीज अफ्रीका में, उसके अंदर चाइना की इकनॉमिक जो है ना माइट, यस बिल्कुल नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है। फ्रांस बहुत परेशान है क्योंकि फ्रांस कैन नॉट लूज़ दोज कॉलोनीज़, क्योंकि व्हाट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि उसका फ्रेंच इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अभी फ्रेंच इकोनॉमी है वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं, जिसमें सेनेगल, मोरिटानिया वगैरह, माली वगैरह ये मुल्क हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क हैं ये मुल्क अपना 50% फॉरेन रिजर्व जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं फ्रेंच सेंट्रल बैंक। आप अंदाज़ा लगाएं व्हाट विल हैपन इफ दे स्टॉप डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन। फ्रांस का तो आधा गया। फ्रांस टॉप 10 में से आई थिंक इट्स द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यस बिल्कुल। जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है ना 26वीं 26th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। छठी से 26वीं, छठी से सीधी 26वीं। मतलब इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना दुनिया में, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया दुनिया में। हाँ, फ्रेंच कल्चर वगैरह रह गया। हाँ वो नहीं वो तो वो चीज़ें रह गई, सॉफ्ट पावर तो अलग चीज़ है, वो तो हार्ड पावर चली गई। थाईलैंड का भी है ना, वो तो बांग्लादेश का भी होगा, बांग्लादेश का, वो तो आपके श्रीलंका, वो मालदीव का भी बहुत है, मालदीव का भी बहुत है सॉफ्ट पावर, इतना सा है मालदीव। लेकिन मसला ये है कि वो जो फिर डिप्लोमेटिक पावर है, जो हार्ड पावर है, खत्म हो गई है। तो फ्रांस इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए, पस मंजर तो रखेंगे, मद्देनजर रखते हुए चीन के पास पहुंचा है कि जनाब हमारी द न्यू रियलिटी, काइंड ऑफ शेप द न्यू रियलिटी। यानी फ्रांस, क्योंकि अगर तो आप इतना बड़ा फॉल लेंगे ना
इतना बड़ा फॉल जो फ्रांस को मिल सकता है, पोटेंशियल फॉल, वो फॉल तो आएगा, लेकिन जो उससे सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट फ्रांस में आएगा। जो अभी आप देख लें, अभी उसकी झलकियां शुरू हो गई। अभी झलकियां आप देख लें, 2019 में येलो वेस्ट हुई, मुजाहिरे हुए, 4-5 साल से वहाँ पे एहतजाज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इतना बड़ा पोटेंशियल यानी फाइनेंशियल कोलैप्स अगर हो गया फ्रांस के साथ, कि चाइना ने, क्योंकि चाइना ने अपने पर फैलाने हैं, तो चाइना ने उन इकोनॉमीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा घसीटना है। चाइना ने कहना है कि भाई तुम डॉलर को मारो गोली। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये सारी स्टोरी सुनकर आप क्या समझते हैं कि ये जो मिलिट्री जनरल्स हैं, जो ये खुद मुख्तारी चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच चाहते हैं, वेस्ट की हेजीमनी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, क्या ये इसमें कामयाब हो पाएंगे? और क्या वेस्ट अपनी हार्ड पावर आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहा है? क्या इनका ये जो इत्तेहाद एक नज़र आ रहा है माली, गिनी, नाइजर और बर्किना फासो जैसे कंट्रीज़ का, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ का, क्या ये इत्तेहाद ये इसको मजबूत रख पाएंगे या वेस्ट इसको सबोटाज करने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।